मस्जिद को एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम आज हैदराबाद में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में। तो और हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर वी हैव इन आवर विजन नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड। प्राइमरी केयर को अगर स्ट्रांग रखेंगे लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और बीमारी को जल्दी पकड़ते आप। हमारे पास वॉलंटियर्स के ऐसा इंटर्नशिप कर रहे हैं आगे, स्पेशली दोज हु वांट टू गेट इनटू मेडिकल फील्ड। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कर्जे लेके करने से अच्छा है कि मैं उस्मानिया में आपका इलाज फ्री कराऊँ। नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुस्तफ़ा सर, हम ब्रेक से पहले एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है। ओमिक्रॉन का स्टेटस क्या है, इसका कंपैरिजन हम करें लास्ट 2 वेव्स में, और फिर NGOs का क्या रोल रहा, गवर्नमेंट का क्या रोल रहा। अब आपकी स्पेसिफिक हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन है जिसके फाउंडर है, तो आप एक IT प्रोफेशनल रहे हैं, सक्सेसफुल IT प्रोफेशनल, और फॉर मेनी ईयर्स आप मोर देन डेकेड आप उसके अंदर काम करें। फिर अगेन आप फिर जो है NGOs को आगे बढ़ाया, आगे आप पार्टिसिपेट करें। वाई इज़ दैट सो एंड व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन? मैं इन्फोसिस में तकरीबन 15 साल काम किया, और उस दौरान में 2007 में मैं ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हम लोग क़ायम किया। उसका बैकग्राउंड ये है, बहुत मुख्तसर सा, कि हम इन्फोसिस में सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे। तो एक ऐसी एक रिक्वेस्ट आई थी कोई भाई की सर्जरी के लिए, ब्रेन की सर्जरी थी। तो मैं हमारा जो नेटवर्क था ऑफिस में, उसमें मैं कुछ दोस्तों से ईमेल वगैरह में शेयर करके डिटेल्स कलेक्टेड फंड्स, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो उसकी सर्जरी हो गई। उस ज़माने में अपोलो में 1.5 लाख का कुछ ऑपरेशन था, तो वी वर एबल टू कंट्रीब्यूट एंड गिव इट। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था। और एक जब शुरू हुआ तो देन लॉट ऑफ रिक्वेस्ट स्टार्टेड कमिंग, और काम बढ़ते गया। और फिर मैं 2007 में जैसा बताया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। 2007 से 14 तक ऑर्गेनाइजेशन काम बढ़ते गया। हमारे को 5 डे वीक होता था, सैटरडे संडे ऑफ। तो सैटरडे मैं पूरा दिन मेरे भाई के ऑफिस में मासप टैंक में आई टू स्पेंड द डे ट्राइंग टू मीट पीपल। तो लोग आना शुरू हुए, कोई रेफ़र करा, कोई आप किसी को भेजे, आप किसी को भेजे। मेजॉरिटी लोग मेडिकल रिक्वेस्ट लेके आ रहे थे मोर देन एनीथिंग एल्स। तो उस टाइम पे मुझे स्ट्राइक हुआ कि कोई एक इंस्टीट्यूशनल काम होना चाहिए, एक NGO के तहत या चैरिटी के तहत, इसलिए कि हैदराबाद में उस ज़माने में नहीं थे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जब आगाज़ हुआ, और 2014 में एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरा प्रोफेशनल कैरियर और ये मेरा सोशल वर्क दोनों में देयर वाज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज मैं काफ़ी सीनियर पोजीशन पे था, मैं डिलीवरी मैनेजर था। तो मुझे ट्रैवल करने का रिक्वायरमेंट था ऑन जॉब टू डिफरेंट प्लेसेस, एंड आई वाज नॉट एबल टू ओब्लाइज। एंड तो मैं ट्रैवल नहीं करने से मेरा कैरियर प्रोग्रेशन वाज गेटिंग इफेक्टेड, बिकॉज तो एंड देन एट द सेम टाइम ये वर्क भी निगलेक्ट हो रहा था। तो 2014 में मैं कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया, वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ वेरी हैंडसम पे इन 2014 to quit the job and then do something which has no money. Voluntary work है, but alhamdulillah क्योंकि मेरी family joint family है and my brothers were with me, they all encouraged and said कि take this step. तो alhamdulillah I have no regrets. आज तकरीबन 8 साल हो गए जॉब छोड़ के, और मेरा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़र्क पड़ा कि मेरा फुल टाइम जो काम है, अब हम लोग ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए और फ़ायदा हुआ लोग। सर, अगर हम हेल्पिंग हैंड के यूनिक इनिशिएटिव्स की बात करें, ख़ास तौर पे कम्युनिटी बेस्ड NGO रहते हुए ओल्ड सिटी के अंदर जो सर्विस, हेल्थ सर्विस आप करते हैं, और फिटनेस सेंटर्स वीमेन के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, हमारी फ़िलॉसफी पहले से ये रही कि हम
ग्राउंड पे जो हालात है उससे हम अपने आप को वाकिफ रखना चाहते हैं कि दैट इज़ द रीज़न वी कंटिन्यूसली डू सर्विस। इसलिए कि आप जब तक आपको हालात नहीं मालूम, माशी हालात एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ स्टेटस ऑफ हैदराबादीज़, आप काम क्या सर्विसेज देंगे और किस तरीके से इंटरवेंशंस प्लान करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारा वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव डन सर्वेज इन ओल्ड सिटी, स्पेशली ऑन द हेल्थ साइड, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग ईयर ऑन ईयर सर्वेस करें और हमारे डोनर्स को और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको बताएं कि स्पेशली ऑन द हेल्थ फ्रंट कि व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको बोलते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी, बोथ इन मैन एंड वुमन, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, आम जो बोल रहा हूँ मैं, आम जो प्रॉब्लम्स है, इससे उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता। बिकॉज एक फैमिली में अगर एक कमाने वाला बीमार हो तो उसका जो डाउन द लाइन इफेक्ट होता है बच्चों के तालीमात पर, उनके वेलबींग पर, उनके न्यूट्रिशन पर, उनके रहन सहन पर। दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके की हम सर्वेस करें और जानकारी हासिल करें। उसके बाद सर्वेस के बाद साथ साथ हमारा जो प्रेजेंट काम है, हमारा मिशन ये है कि आप जैसा शुरू में बताया कि हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, कि आम आदमी को हेल्थ केयर में किस तरीके से हम जोड़ें और मिनिमम खर्चे में, एक्सपेंसेस में इनका इलाज कराने की ये फ़िक्र हम हमारे उसमें लेके आए मिशन में। तो उससे हमारा नतीजा ये निकला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे कि उस्मानिया है, गांधी है, निम्स है, वगैरह दूसरे इतने 17 हॉस्पिटल्स हैं टेरिशरी, इसमें हम लोग हेल्प डेस्क कायम करें 2015 में, वी द फर्स्ट टू सेटअप। वहाँ वॉलंटियर्स, काउंसलर्स लगाए और यहाँ से हमारे पास जो लोग आते थे और उनको हम बोले कि साहब हम आपका ट्रीटमेंट यहाँ कराते हैं। ये जो परसेप्शन था कि और है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट सही नहीं होता, वहाँ कुछ लोगों को एक नेगेटिव परसेप्शन है, वो हम दूर करने की कोशिश अभी भी जारी है हमारी। तो जब हम लेके जाते लोगों को, इसलिए कि आप 70,000 80,000 का एक कुछ हर्निया का ऑपरेशन है या गॉल ब्लैडर का है, आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चे लेके करने से अच्छा है कि मैं उस्मानिया में आपका इलाज फ्री कराऊँ। तो वैसे हम अभी भी 100 से लोगों को रोज़ काउंसलिंग करते, लेके जाते, ट्रीट कराते, और जब ट्रीटमेंट होता फिर वो पलट के आके दुआ देते कि साहब हमारी सेहत भी अच्छी होगी और पैसे भी बच गए। सो दैट्स वन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर वर्क। सेकेंड, हम लोग मस्जिद को एक प्लेटफॉर्म बनाकर हम आज हैदराबाद में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, स्लम्स में इसलिए कि वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अभी भी एडिक्वेट नहीं है। तो और हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये इसमें हाई क्वालिटी जब बोलता हूँ कि वी हैव इन आवर विजन नेशनल हेल्थ सर्विसेज इंग्लैंड, लंदन, यूके के उस टाइप का मॉडल हम क्रिएट किए कि जिसमें ना सिर्फ डेली अपने खांसी ज़ुकाम बुखार भी नहीं, बट आई का चेकअप होता, वहाँ डेंटल का होता, वहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको बोलते हैं आप, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसकी स्क्रीनिंग होती, प्रिवेंशन प्रोग्राम होता, आप जैसा बताया वेलनेस फॉर वुमन, एरोबिक्स होते, फिटनेस के, तो डायटिशियन है हमारे पास वहाँ, साइकोलॉजिस्ट है वहाँ। तो इट्स कंप्लीट एंड टू एंड सर्विसेज एट प्राइमरी केयर। तो और ग्लोबली भी यही रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है इवन फॉर गवर्नमेंट्स। WHO जो UN हेल्थ बॉडी है, वो ये बताती है कि भाई आप प्राइमरी केयर को अगर स्ट्रांग रखेंगे तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और बीमारी को जल्दी पकड़ते आप और ट्रीट करते और फैमिलीज को आप मुसीबत से और पॉवर्टी से बचाते। तो ये कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक से हमारे गवर्नमेंट में हमारे सर्विसेज है, प्लस ये टेलीमेडिकल के जो आपको मैं बता रहा था जी, कि वी वर्क फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वी जस्ट स्टार्टेड वर्क फॉर द सिटी पुलिस, वी ऑल्सो डू फॉर टेम्परेरी स्कूल्स, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, काउंसलर्स टेलीमेडिकल सपोर्ट करते हैं।
तो इस तरीक़े से हमारा नेटवर्क है। अगर हम एक तरफ ये देखें कि आप जैसे फरमाएं एक लाइफस्टाइल चैलेंजेस है, ख़ास तौर पे अगर हेल्थ की हम बात करें, और फिर एक साइड माइंडसेट का भी चैलेंज है, इनसे हट के भी एक कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ को जैसा कि सिख कम्युनिटी है या कोई और कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी है, इनका क्या रोल रहता है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस रहते हैं इनका सर्विस करने के लिए? पहली चीज़ तो क्या है, कम्युनिटी लेवल पर जब स्पेशली हेल्थ केयर का काम होता है तो वी डोंट सी एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी, हमारे दरवाजे डोर्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी, स्पेशली हेल्थ केयर में। जी जी। कि बीमार कोई भी हो सकता है और कोई भी आ सकता, तो वी केप्ट दैट ओपन पॉलिसी। हालांकि हमारे मस्जिदों में क्लिनिक्स है, मगर एनीबडी कैन वॉक इन, एवरीबडी इज़ वेलकम। तो दैट्स वन। चैलेंजेस है कि हद तक ये है कि रिसोर्सेज, जिसको आपको जो क्लिनिक्स चलाने रिसोर्सेज चाहिए, उसकी उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे को फॉर्चुनेटली वी हैव पार्टनरशिप विद US बेस्ड चैरिटीज। सीड के नाम से एक चैरिटी है जो हमारे को सपोर्ट कर रही है, और AMPI बोल के है, अमेरिकन मुस्लिम फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो दीज 2 US चैरिटीज सपोर्ट अस इन अ बिग वे। तो हमारे क्लिनिक्स, इसलिए आप फ्री मेडिसिन देते हैं आप, देन यू नीड टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस, तो इनके सैलरीज होते हैं। तो जो ओवरहेड्स होते हैं एंड मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ रनिंग दिस सेंटर्स। इसलिए कि आप हर सर्विस फ्री देना है वहाँ, आप यू कैन नॉट चार्ज ए रुपी टू दी पब्लिक। और हम स्लम्स में काम कर रहे हैं, तो वो ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज आप जैसे बता रहे थे कि माइंडसेट का है, कि स्पेशली अपने कम्युनिटी में और ओल्ड सिटी में काफ़ी सारे मिथ्स है, काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ में इश्यूज़ है, जिससे लोग बीमारी कुछ अपने अंदाज से देखते हैं। उनको काउंसलिंग करना, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको सही रास्ता बताना, सो दैट्स इट्स नॉट ईजी। जी सर, आपने कहा था कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है ख़ासतौर पे पैंडेमिक के टाइम पे ये उतना विजिबल नहीं रहा। आपके जो डेटा सैंपल है उसके हिसाब से स्कूल्स के जो समर इंटर्नशिप्स रहते हैं, अगर उसके अंदर से एक इनिशिएटिव लिया जाए कि NGOs ख़ासतौर पे हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए वॉलंटियर्स बनाया जाए, इस हिसाब से अगर करें तो शायद जो है बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ेगा। एक बात, और भी क्या आइडियाज़ हो सकते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करने में NGOs के काम के अंदर? ये पॉइंट अच्छा है बहुत, कि और हमारे पास हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास वॉलंटियर्स के ऐसा इंटर्नशिप कर रहे हैं आके, स्पेशली दोज हु वांट टू गेट इनटू मेडिकल फील्ड। इसलिए कि आपको कम्युनिटी लेवल पे जो एक्सपोजर होता, कि आके फर्स्ट हैंड आपको जो लोग दिखते, उनके परेशानियाँ दिखते और उनकी क्या बीमारी से आ रहे हैं, क्या उनके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ है, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आके कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड और लोग को हम ले सकते हैं, एनीबडी इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट अस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़, आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस है, आप लोग भी अपने करिकुलम में अगर सोशल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स पे कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स रखे, ये लोगों को महीने में एक बार या 2 महीने में जैसा भी शेड्यूल वर्कआउट होता है, उनको हॉस्पिटल्स का या हमारे जैसे सेंटर्स का उसके विजिट्स कराए, बताए, कीप देम सोशली कॉन्शियस। वो भी काफ़ी हद तक, इसलिए कि अब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमिकली ओरिएंटेड है, इंटेंसली दे आर फोकस्ड ऑन एकेडमिक, दे मिस आउट ऑन ऑल दिस थिंग्स। मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि अगर आपको वेल राउंडेड बनना है, जैसे कि हमारे ज़माने में, आई एम फ्रॉम HPS पब्लिक स्कूल, और काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स आर टॉप पोजीशंस इन द वर्ल्ड, आई मीन ग्लोबल IT कंपनीज में। तो दीज आर ऑल वेल राउंडेड पीपल। हम स्पोर्ट्स पे फोकस था, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जिसको SUPW बोलते थे वो करवाते थे हमारे से, पढ़ाई तो थी। आज के बच्चों में ये मिसिंग है, तो इस पे भी अगर थोड़ा फोकस और तवज्जो दिए तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आपकी बात से समझ में ये आ रहा है सर, एक तरफ अब तक ऐसा समझते थे कि जो वैल्यू सिस्टम है
बच्चों के अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करने की बात है, वहाँ पे जो है ना वॉलंटियर वर्क करता है बच्चा, तो उसका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, शुक्रगुजारी आती है, लोगों की जो परेशानी है वो मालूमात होते हैं, एक सेंसिटिव इंडिविजुअल बनता है। बिल्कुल सही। एक तरफ, लेकिन आपकी बात से मुझे ये एडिशन हुआ है कि आपने कहा कि करियर भी बनता है। जैसा एक बच्चा अगर हेल्थ सेक्टर के अंदर आगे जाना चाह रहा तो वो 7th 8th से ही जो है अगर हेल्थ रिलेटेड NGO से जुड़ जाए तो ही विल हैव अ प्रोग्रेशन देयर। बिल्कुल सही। सर एक आखिरी सवाल, अब हम देखते हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल में जो NGOs का जो रोल रहेगा और उनके सामने जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है और कितना वो हेल्प करेगा सोसाइटी के लिए? सब NGOs तो ऐसा है कि अब मौजूदा हालात में कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पाबंदियां होती जा रही है। आप देख रहे हैं कि वो फ्रीडम नहीं है जैसा था पहले, तो फ्यूचर कैसा रहता और कितने पाबंदियां आते, बिकॉज लॉट ऑफ NGOs आर नाउ हैव टू इन्वेस्ट इनटू compliances, statutory compliances जिसको बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना, ऑडिट कराना, और फिर रेगुलेशंस वगैरह टाइट होते जा रहे हैं। तो एक इवन प्लेइंग फील्ड नहीं रही NGOs के लिए अभी, स्पेशली विद रिलेटेड टू फॉरेन फंड्स। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी पाबंदियाँ होती जा रही है। हाँ जी। तो वो वहाँ थोड़ी फ्रीडम की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ी और लिबरल आउटलुक की ज़रूरत है। हाँ, अगर वैसा हुआ तो बहुत अच्छा है। एंड गवर्नमेंट शुड encourage and give a level playing field to civil society, because ये इंडिया इतनी पॉपुलस कंट्री है, 140 crores of population. The state cannot serve the people. History has shown that. The state cannot serve the people. So civil society has to कहीं ना कहीं रोल है सिविल सोसाइटी का, तो उसको एक्सेप्ट करना और एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ सिविल सोसाइटी, वो पेंडेमिक में दिखा। पेंडेमिक में ऑफिशियली नीति आयोग की तरफ से ऑफिशियली देयर वाज अ पॉलिसी एंड देन लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फॉर NGOs टू कम एंड वर्क विद द गवर्नमेंट, टू जॉइन द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के स्टेट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने के ये जो आइडिया है, दैट शुड बी वेरी मच पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो ऐसा नहीं है अभी, तो बट आगे अगर कुछ तब्दीली आई तो इट विल बी गुड। मुस्तफा सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सालिम, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि जो सिटीज़न्स का पार्टिसिपेशन रहा है NGOs के साथ, ख़ास तौर पे ये पैंडमिक में, ये बहुत काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से जो चैलेंजेस सोसाइटी को आ सकते थे और जो हालत ख़राब हो सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत बेहतरी हुई, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। दूसरी बात हमने ये भी देखा कि मसाजिद का जो रोल है एज ए कम्युनिटी सेंटर, और जो मेडिकल एक्सपेंसेस में एक इंश्योरेंस पॉलिसी का जो रोल रहता है उसका पॉजिटिव रोल, उस पर हमने बात की है। तीसरी बात, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन, ख़ास तौर पे जो हेल्थ रिलेटेड NGOs है उनके साथ ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से ना ही उनके पास वैल्यू सिस्टम जो एम्पैथी है, ग्रैटिट्यूड है, शुक्रगुजारी है, सेंसिटिविटी है, दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, ये चीज़ें के साथ साथ उनका करियर्स भी इसके पार्टिसिपेट करने की वजह से एक प्रोग्रेसिव अप्रोच ले सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह खैर।